ड्रग्स केस में एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान समेत 7 बड़ी हस्तियों को पूछताछ के लिए समन भेजा। विपक्ष के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर उनसे कृषि बिलों को संसद में वापस भेजने की मांग की। मुंबई में हुई जोरदार बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया, जबकि कुछ अस्पताल भी इसकी चपेट में आ गए। और डीआरडीओ ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो 3 किलोमीटर दूर से ही किसी भी टारगेट को आसानी से अपना निशाना बना सकती है। बादलों से बरसी आफत ने मुंबई को एक बार फिर बेबस कर दिया। मौसम विभाग ने बताया कि मुंबई में पिछले 24 घंटे में देश भर में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई और रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने मुंबई को बेहाल कर दिया। कुर्ला, सायन, परेल, दादर, अंधेरी और सांता क्रूज समेत कई इलाकों में भारी बारिश ने डरावना रूप ले लिया। मुंबई के किंग सर्कल इलाके में तो सड़कों पर सैलाब का मंजर दिखा। बसें, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में बंद पड़ी दिखी। घुटनों से ऊपर तक पानी में फंसे लोग वहां से निकलने की कोशिश करते नजर आए। भारी बारिश के सितम को देखते हुए निजी और सरकारी दफ्तरों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। मुंबई में सभी जो प्राइवेट दफ्तर है उनको बंद रखने के लिए कहा है। साथ ही साथ लोगों को ये हिदायत दी है कि वो घर पर ही सुरक्षित रहे। अंधेरी में तो बादल इस कदर बरसे कि वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। हर बार की तरह अंधेरी का चर्चित अंडरपास भी पानी भरने के बाद बंद कर दिया गया। सैलाब के बीच फंसे लोग मुंबई की बारिश के आगे बेबस नजर आए। मैं इस वक्त मौजूद हूं अंधेरी इलाके के बीरा देसाई रोड पर। आप जहां पे देख सकते हैं कि तेज बारिश के चलते जो अंदरूनी रोड है बीरा देसाई रोड, वो पूरी तरह पानी से लबालब हो चुका। आप देखिए जो गाड़ियां हैं वो लगातार बंद पड़नी शुरू हो गई हैं। मुंबई के जवेरी बाजार में भी कई दुकानों में पानी भर गया। चेंबूर सांता क्रूज लिंक रोड ने तो लगातार हुई बारिश के बाद तालाब की शक्ल ले ली। मुंबई में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश सांता क्रूज में दर्ज की गई। और देश का सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी एक बार फिर मुंबई की बारिश के आगे बेबस नजर आया। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश से बिगड़े हालात पर बीजेपी ने बीएमसी और उद्धव सरकार को निशाने पर लिया, जिसके बाद राज्य के आपदा मंत्री विजय वडेट्टीवार को इस पर सफाई देनी पड़ी। कुलाबा में भी 120 से 140 मिलीमीटर तक का बारिश हो चुकी है, इसीलिए हर मुंबई में बहुत सारी जगहों में पानी भरा हुआ है। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने खुद खार इलाके में जाकर हालात की जानकारी ली। यही नहीं, उन्होंने बीएमसी पर उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया। हालत काफी सुधर गई है, मुझे उम्मीद है कि अगले 2 घंटे में काफी नॉर्मलिटी आ जाएगी। मुंबई में भारी बारिश के बाद ज्यादातर इलाकों में पानी भर जाता है और कुछ इलाके तो ऐसे हैं जिनकी सूरत आज तक नहीं बदली, जिसकी वजह से बार बार बीएमसी पर सवाल उठाए जाते हैं। 8 साल का रोड है, 15 मिनट की बारिश में क्या उनके सब बाजू के नाले भरे हुए हैं। भारी बारिश की वजह से मुंबई की लोकल ट्रेन सेवा भी कई घंटे प्रभावित रही। पटरियों पर पानी भरने की वजह से लंबी दूरी की कुछ ट्रेनें भी तय स्टेशन से देर से चली। और मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास से तो एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक आदमी समंदर के बीच फंसा दिखा और उसे बचाने के लिए पुलिस की तरफ से भी कोशिश की गई। हालांकि बचाव अभियान के दौरान एक पल के लिए ऐसा लगा कि वो समंदर में बह जाएगा, लेकिन तभी पुलिस की तरफ से उसकी ओर रस्सी फेंकी गई, जिसकी मदद से उसे ऊपर खींच लिया गया, जिससे उसकी जान बच सकी। सौभाग्य की एक बात यह कि मुंबई में एक बार फिर हुई भारी बारिश ने लोगों को बेबस कर दिया। लगातार हुई बारिश से बिगड़े हालात पर बीएमसी के बड़े अधिकारी भी निशाने पर आ गए और लोगों में जल भराव की समस्या पर भी काफी नाराजगी दिखी। मौसम विभाग ने तो अगले 48 घंटे भी मुंबई के लिए मुश्किल बताए हैं और वहां के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला अब भी जारी है। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में प्रदर्शनकारियों का हंगामा शांत होता नहीं दिख रहा। राजधानी बोगोता में लगातार दूसरे दिन भी सरकार और पुलिस के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी रहा, जिसमें पुलिस और प्रदर्शनकारी फिर आमने सामने आ गए। लेकिन इस बार पुलिस ने सड़कों पर हंगामा कर रहे लोगों पर कार्रवाई करने में जरा भी देर नहीं लगाई और तुरंत आंसू गैस का इस्तेमाल कर उन्हें वहां से खदेड़ दिया, जिसके बाद प्रदर्शन में शामिल लोगों ने उन पर पत्थरों से हमला करना शुरू कर दिया। पर पुलिस वाले वहां से हटे नहीं और हाथों में रक्षा कवच लिए वो आगे बढ़ते हुए उन्हें पीछे भगाते रहे। इस बीच वहां पर तनाव भी काफी बढ़ गया। तभी प्रदर्शन कर रही एक लड़की पुलिस के बचाव में उतर आई और उनके सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसने वहां मौजूद उग्र भीड़ को भी शांत करवाने की पूरी कोशिश की। प्रदर्शनकारियों को रास्ते से हटाने के लिए पुलिस कई इलाकों में रात में मोटरसाइकिलों से पेट्रोलिंग करती नजर आई, पर भीड़ पर उनकी इस कार्रवाई का कोई असर होता नहीं दिखाई दिया और उन्होंने अपना हंगामा जारी रखा। सौभाग्य की एक बात है कि कोलंबिया के लोग वहां की सरकार पर कोरोना से निपटने में नाकाम होने का आरोप लगा रहे हैं। महामारी के संकट के बीच जिन लोगों की नौकरियां चली गई, उसके लिए भी लोग सरकार की खराब नीतियों को बड़ी वजह बता रहे हैं। वहां की पुलिस के रवैये पर भी लोग नाराज हैं और विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए। केंद्र के कृषि बिल के खिलाफ पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने मोर्चा खोल दिया। वहां के अमृतसर में कांग्रेस ने इन बिलों के खिलाफ मार्च निकाला, जिसकी अगुवाई नवजोत सिंह सिद्धू ने की। वो इस मार्च में ट्रैक्टर पर सवार होकर निकले। उनके दोनों हाथों में कृषि बिल के विरोध में तख्तियां दिखी।
इस मार्च में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा बिल का विरोध करने वाले कई किसान भी शामिल हुए। ये किसान भी ट्रैक्टर पर सवार दिखे, जबकि बहुत सारे लोग पैदल ही चलते नजर आए। सिद्धू करीब 1 साल बाद मैदान में उतरे। पंजाब के कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ने के बाद वो किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं दिखे थे, लेकिन 1 साल बाद उन्होंने पुराने तेवर में वापसी की और जोर शोर से कृषि बिल का विरोध किया। यही नहीं, उन्होंने मांग की कि पंजाब की हर पार्टी इस मुद्दे पर एकजुट हो ताकि ये बिल वहां लागू न हो पाए। पंजाब का हर बंदा, हर पार्टी इकट्ठी होके ਜਦੋਂ लड़ूगी बिल ਅਸੀਂ लागू नहीं होने देंगे। केंद्र के कृषि बिलों का मुद्दा पंजाब में गरमाया हुआ है। केवल कांग्रेस और कई विपक्षी पार्टियां ही नहीं, बल्कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी अकाली दल भी इन बिलों का विरोध कर रही है। पार्टी नेता हरसिमरत कौर ने तो लोकसभा में ये बिल पास होने के बाद मोदी कैबिनेट से इस्तीफा तक दे दिया था। स्वाभाविक की बात है कि कृषि बिलों का विरोध करने के लिए कांग्रेस ने पंजाब में सिद्धू को मैदान में उतारा, जिन्होंने लंबे अरसे बाद अपने पुराने अंदाज में केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोला और यह दावा किया कि वो इस बिल के विरोध में लंबी लड़ाई लड़ेंगे। विपक्ष ने राष्ट्रपति से कृषि बिल पर हस्ताक्षर नहीं करने की अपील की। विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उनसे कृषि बिल पर हस्ताक्षर नहीं करने की अपील की। इस प्रतिनिधिमंडल में गुलाम नबी आजाद, रामगोपाल यादव और संजय सिंह समेत कई नेता शामिल रहे। हंगामे के लिए अपोजिशन जिम्मेदार नहीं है, हंगामे के लिए सरकार जिम्मेदार है। दिल्ली सरकार ने राज्य के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने का दावा किया। हालांकि सरकार ने यह भी माना कि पहले के मुकाबले इसमें कमी आई है। साथ ही किसी भी संकट से निपटने के लिए राजधानी की ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो पहले दिल्ली को ऑक्सीजन दे और उसके बाद दूसरे राज्यों को। अभी दिल्ली में ऑक्सीजन की अभी दिक्कत नहीं है। मैंने कल स्टॉक लिया था, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में लगभग 6 से 7 दिन का स्टॉक है। ब्रेकिंग न्यूज दे रही है प्रियंका कांडपाल। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। उनका इलाज दिल्ली के एम्स अस्पताल में चल रहा था। प्रियंका, क्या पता चल रहा है? जी 11 सितंबर से कोरोना के चलते एम्स में एडमिट थे और आज शाम से तबीयत बेहद खराब हो रही थी। बताया जा रहा है कि शाम 8:30 बजे अपनी आखिरी सांसें ली है और पहले असिम्प्टोमेटिक थे, उसके बाद जब तबीयत खराब हुई उसके बाद एम्स में भर्ती हुए और आज शाम 8:30 बजे तक से ये दूसरे एमपी हैं जो कोरोना की वजह से जिनकी जान गई। जी किशोर। नहीं तो ये 11 तारीख से आप बता रही हैं कि ये भर्ती थे एम्स में और आज तबीयत बिगड़ी है। जी आज शाम से बताया जा रहा है कि तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। डॉक्टर्स की टीम जो लगातार उनके इलाज के लिए वहां पर थी। बताया जा रहा है कि शाम के वक्त से शाम 4 बजे के बाद से तबीयत ज्यादा खराब हुई और 8:30 बजे जो एम्स है उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि आखिरी सांस उन्होंने ली। क्या डिटेल्स रही उसका अभी इंतजार एम्स की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन 11 सितंबर से आज तक वो वहां पर कोविड के चलते एडमिट थे। बताया जा रहा है पहले असिम्प्टोमेटिक थे, इसलिए घर पे थे, आइसोलेटेड थे। तबीयत खराब होने के बाद एम्स में भर्ती हुए और आज ज्यादा तबीयत खराब हुई। और एम्स की तरफ से आधिकारिक तौर पर कह दिया गया है, बयान जारी हो गया। अभी डिटेल प्रेस रिलीज आनी बाकी है। अभी फिलहाल इस बात को कंफर्म किया गया है कि आज शाम 8:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। अभी क्या इसके पीछे डिटेल्स रही हैं उसका इंतजार फिलहाल है एम्स की तरफ। कोई और मतलब जैसे बताया जाता है कि कोरोना के वक्त अगर कोई और बीमारी हो साथ में तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता है सेहत को, ऐसा अभी कुछ डिटेल नहीं है। किशोर अभी बिल्कुल शुरुआती ही इंफॉर्मेशन आई है। एम्स की तरफ से डिटेल्ड प्रेस इंफॉर्मेशन आना अभी बाकी है। सिर्फ यही जानकारी अभी दी गई है कि शुरुआत में असिम्प्टोमेटिक थे, तबीयत खराब होने के बाद एम्स में भर्ती हुए और आज ज्यादा तबीयत खराब हुई। शाम 8:30 बजे इन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। शुक्रिया प्रियंका, आपका आप नजर बना रखें इस खबर पर। जैसे ही डिटेल्स आते हैं हम आपके पास लौटेंगे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें पहाड़ खिसकने की वजह से लोग दहशत से भर गए। भारी बारिश और पहाड़ों के दरकने से सिलीगुड़ी का सिक्किम से भी संपर्क टूट गया, जिसकी वजह से वहां हालात काफी बिगड़ गए। भारी बारिश के बीच दरकते पहाड़ों ने तो लोगों को दहशत से भर दिया। सिलीगुड़ी के कलिम्पोंग में तो पहाड़ खिसकने की वजह से सिक्किम को जोड़ने वाला रास्ता भी बंद हो गया। इस हादसे में कई लोग बाल बाल बच गए। सामने आए एक वीडियो में एक भारी भरकम ट्रक लैंडस्लाइड की वजह से नीचे पलटता दिखा। ट्रक में बैठा शख्स पहले ही बाहर निकल आया था, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सिक्किम और सिलीगुड़ी का संपर्क टूटने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों से गुजरना पड़ा। खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया। हालांकि बारिश नहीं रुकने से वहां के कई इलाकों में हालात पटरी से उतर गए। कई रिहायशी इलाकों में भी सड़कें जलमग्न दिखी। पड़ोसी जिले जलपाईगुड़ी में भी तीस्ता नदी ने खतरनाक रूप ले लिया।
सौभाग्य की बात है कि भारी बारिश के बीच दरकते पहाड़ों ने दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी के कई इलाकों को बेबस कर दिया है। यही नहीं, लैंडस्लाइड की घटनाओं की वजह से वहां कई सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे सिलीगुड़ी और सिक्किम के बीच का संपर्क भी टूट गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में खाई में गिरी एक घोड़ी का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। ये घोड़ी वहां काफी देर तक फंसी रही, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की एक टीम वहां पहुंची और हेलीकॉप्टर के जरिए उसे वहां से बाहर निकाला। हालांकि खाई में गिरी इस घोड़ी को वहां से निकालना काफी मुश्किल था और इसीलिए बचाव दल ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने का फैसला किया। इसके लिए घोड़ी के हाथ पैरों को अच्छी तरह से जकड़ दिया गया और फिर रस्सी से बांधकर उसे वहां से निकाला गया। इसके बाद घोड़ी को सुरक्षित एक मैदान पर उतार लिया गया। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उसे किसी तरह की कोई चोट नहीं आई। सौभाग्य की बात यह कि घोड़ी जिस खाई में गिरी वो 60 फीट गहरी थी, इसलिए दमकल विभाग ने उसे बाहर निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जारी किया गया, जो वायरल हो चुका है। हथियार बनाने वाली मशहूर ब्रिटिश कंपनी वेबली एंड स्कॉट उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में रिवॉल्वर बनाने की फैक्ट्री लगाएगी। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश कंपनी वेबली एंड स्कॉट ने हरदोई के संडीला में रिवॉल्वर फैक्ट्री बनाने के लिए लखनऊ की एक कंपनी के साथ करार किया, जिसके मुताबिक पहले चरण में कंपनी .32 रिवॉल्वर बनाएगी, जिसकी कीमत करीब 1,60,000 रुपए होगी। इसके बाद फैक्ट्री में एयर गन, शॉटगन और कारतूस बनाने की भी योजना है। बताया गया कि ब्रिटिश कंपनी मेक इन इंडिया के तहत यह फैक्ट्री लगाएगी, जिसके लिए केंद्र सरकार से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और इसके साथ ही देश में हथियार बनाने वाली वो पहली विदेशी कंपनी भी बन जाएगी। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में पिछले कई दिनों से लगी आग अब पहाड़ी इलाकों तक पहुंच गई। खतरे को देखते हुए वहां के प्रशासन ने 1100 मकानों को तुरंत खाली करने के आदेश दिए, क्योंकि आग की भीषण लपटें तेजी से वहां के इलाकों को अपनी जद में लेती जा रही हैं। आसमान से ली गई एक तस्वीर में पहाड़ पर जंगल का एक बड़ा हिस्सा धधकता दिखाई दिया, जिसकी वजह से आसपास के रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों पर इसका खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में आग की लपटें इतनी डरावनी नजर आईं, जिन्हें देखकर ऐसा लगा मानो वहां पर कोई ज्वालामुखी फटा हो। दिन के उजाले में वहां से उठने वाला धुआं पूरे आसमान में फैला नजर आया, जिसकी वजह से इलाके में कुछ भी साफ देख पाना मुश्किल हो गया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश करते दिखे। कई विमान भी दिन रात लपटों पर केमिकल का छिड़काव और पानी की बौछार करते नजर आए। लगातार फैल रही आग की वजह से प्रशासन ने एहतियातन आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया और लोगों को तुरंत अपने घरों को छोड़ने का आदेश दिया। सौभाग्य की बात है कि कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग इतनी भयंकर है कि उसे बुझाने में 19,000 से भी ज्यादा दमकल कर्मियों को लगाया गया। आग बुझाने के काम में नौसेना को भी उतार दिया गया। हालांकि लगातार कोशिशों के बावजूद जंगलों में लगी आग अब तक नहीं बुझाई जा सकी है। मध्य प्रदेश के सीएम ने प्रधानमंत्री को किसानों का मसीहा बताया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कृषि बिल को किसानों के हित में बताया और इस बिल का विरोध करने वालों की नीयत पर सवाल उठा दिए। साथ ही उन्होंने कृषि बिल के लिए प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ की। एक जो कृषि विधेयक आए हैं वो किसानों के लिए वरदान है। राज्यसभा में पिछले दिनों हुए हंगामे के बीच मानसून सत्र समय से पहले खत्म कर दिया गया। इसके लिए कोरोना के खतरे को वजह बताया गया। पहले ये सत्र 1 अक्टूबर तक चलना था, लेकिन अब इसे करीब 1 हफ्ते पहले ही खत्म कर दिया गया। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में कुछ बदमाशों ने एक मकान में घुसकर लूटपाट की। इन बदमाशों ने पहले घर में मौजूद लोगों को हथियार दिखाकर बंधक बनाया और फिर लाखों का सामान लूटकर भाग गए। संदिग्धों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुरैना में लूटपाट से नाराज कुछ व्यापारियों ने बाजार बंद कर अपना विरोध जताया। एक दिन पहले कुछ बदमाशों ने एक कारोबारी को गोली मारकर लूटपाट की थी। इस घटना के बाद इस घायल व्यापारी की हालत गंभीर है। इसमें जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज है, जो अन्य साक्ष्य को संकलित करा जा रहा है और जो साक्ष्य होंगे उसके अनुसार कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। बाहुबली अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पर ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद लखीमपुर का गैंगस्टर जाबिर भी सरकार के निशाने पर आ गया। एक दिन पहले ही जाबिर का भाई साबिर एनकाउंटर में मारा गया था, जिसके अगले ही दिन पुलिस ने जाबिर के घर पर बुलडोजर चला दिया। गैंगस्टर जाबिर के लखीमपुर के घर को गिराने के लिए पुलिस वाले बैंड बाजे के साथ पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने पहले तो उसकी कुछ संपत्तियों को सील किया, जिन्हें बाद में नीलाम कर दिया गया, और फिर उन्होंने उसके घर को खुदाई करने वाली मशीन से ढहा दिया। पुलिस ने यह पूरी कार्रवाई जाबिर के पिता की मौजूदगी में की। बताया गया कि इस पूरे इलाके में बदमाश जाबिर और उसके भाई साबिर का आतंक था और उन पर 30 मामले दर्ज हैं। सौभाग्य की बात यह कि अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। राज्य सरकार के आदेश से पुलिस न केवल अपराधियों का खात्मा कर रही है, बल्कि उनकी अवैध संपत्तियों का भी पता लगाकर उन्हें जमींदोज कर रही है। बदमाश जाबिर के घर पर हुई कार्रवाई भी उसी अभियान का हिस्सा है।
जापान की एक कंपनी ने महामानव की तरह दिखने वाला एक ऐसा रोबोट बनाया जो 60 फीट ऊंचा है। फिलहाल योकोहामा शहर में इस रोबोट की टेस्टिंग चल रही है, जिसका वीडियो सामने आते ही वायरल भी हो गया, जिसमें रोबोट को देखकर ऐसा लगा जैसे किसी साइंस फिक्शन हॉलीवुड फिल्म का कोई किरदार आंखों के सामने खड़ा हो। 6 मंजिला इमारत जितने ऊंचे रोबोट के आगे बिजली का खंभा भी कोई खिलौना लगा। खास बात यह कि 25 टन वजन वाला इतना विशाल रोबोट हिल डुल भी सकता है। वीडियो में वो कभी झुकता दिखा तो कभी उंगली दिखाता नजर आया। बताया गया कि इंजीनियरों की टीम ने 6 साल पहले इस रोबोट पर काम शुरू किया था। जापान में बना ये रोबोट वहां 1970 के दशक की एक मशहूर एनिमेशन सीरीज के एक किरदार पर आधारित है। सौभाग्य की बात है कि इस रोबोट की अक्टूबर में ओपनिंग होने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। अब उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक लोग विशाल रोबोट को अपनी आंखों के सामने देख पाएंगे। अमेरिका की मैगजीन टाइम ने दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 5 भारतीयों को भी जगह मिली। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक इस लिस्ट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है। वो भारत से अकेले नेता हैं जिनकी गिनती दुनिया की प्रभावशाली हस्तियों में की गई है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद टाइम मैगजीन की इस लिस्ट में चौथी बार जगह दी गई। इसी तरह भारतीय कलाकारों में अभिनेता आयुष्मान खुराना को भी उनके बेहतरीन काम के लिए इस लिस्ट में जगह मिली। गूगल कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई और HIV के इलाज पर रिसर्च करने वाले प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता को भी इस सूची में शामिल किया गया। इनके अलावा नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में हुए आंदोलन का चेहरा रही 82 साल की बुजुर्ग बिल्किस बानो को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना में सरकार के खिलाफ हजारों लोगों ने एक बार फिर विशाल रैली की। इन लोगों ने राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस की सरकार पर भ्रष्टाचार और कोरोना के नाम पर जनता पर जबरन पाबंदियां थोपने का आरोप लगाया और अपना विरोध जताने के लिए हजारों की संख्या में ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर उतर आए। इस विशाल जनसमूह में शामिल ज्यादातर लोगों ने अपने हाथों में अर्जेंटीना का झंडा थामा हुआ था, जिसे लहराकर उन्होंने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। रैली में सिर्फ पैदल लोगों का ही नहीं बल्कि सैकड़ों गाड़ियों का कारवां भी नजर आया, जिनमें बैठे लोगों ने अपना विरोध जताने के लिए गाड़ी की खिड़कियों पर झंडे लगा रखे थे। कई प्रदर्शनकारियों ने बर्तन बजाकर भी नाराजगी जाहिर की। इस रैली में शामिल लोगों ने अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिस समेत कई नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उनके इस्तीफे की मांग की। सौभाग्य की बात है कि अर्जेंटीना में बड़ी रैली करके लोगों ने भ्रष्टाचार, न्यायिक प्रणाली में जबरन बदलाव किए जाने और कोरोना के नाम पर हद से ज्यादा पाबंदियां लगाने के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। लोगों ने वहां के राष्ट्रपति की नीयत पर भी सवाल उठाए, जिन्होंने उपराष्ट्रपति के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करने वाले 3 जजों के ट्रांसफर को मंजूरी दे दी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने 7 लोगों की हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ के बस्तर के अलग अलग इलाकों में नक्सलियों ने 7 लोगों की हत्या कर दी। इन सभी पर पुलिस के लिए मुखबिरी करने का शक जताया गया। जिन अलग अलग इलाकों में यह हत्या की गई उनमें बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश के राजभवन में एक अधिकारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने खुद को क्वारंटीन कर लिया। साथ ही उन्होंने अपने सभी कार्यक्रम भी रद्द कर दिए। यूपी के आगरा में 2 साल के एक बच्चे को ट्रेन के सामने धक्का दे दिया गया। इसका आरोप 12 साल के एक बच्चे पर लगा। हालांकि गनीमत यह रही कि ट्रेन के ड्राइवर ने यह सब देख लिया और समय पर इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए, लेकिन बच्चा ट्रेन के इंजन के नीचे फंस गया, जिसके बाद ड्राइवर ने बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। नेपाल के काठमांडू में कुछ लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने चीन के ऊपर नेपाल की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। इन लोगों का दावा है कि चीन लगातार सीमा पर ऐसी हरकतें कर रहा है। यही नहीं, उसने वहां सेना के लिए कुछ मकान भी बना लिए हैं। केंद्र के कृषि बिलों के खिलाफ विपक्ष ने सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई जारी रखी। बिल का विरोध करने वाली पार्टियों के सांसदों ने संसद परिसर में एक मार्च निकाला। एक दिन पहले विपक्ष ने इस मुद्दे पर राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया था और अगले दिन कांग्रेस समेत विपक्ष की कई पार्टियों के सांसदों ने संसद परिसर में मार्च निकाला। इस दौरान सांसदों के हाथों में तख्तियां नजर आईं, जिन पर किसान बचाओ, मजदूर बचाओ, लोकतंत्र बचाओ जैसे नारे लिखे दिखे। मार्च खत्म करने के बाद ये सभी लोग संसद परिसर में बनी गांधी प्रतिमा के सामने इकट्ठा हुए और मानव श्रृंखला बनाई। यही नहीं, इन सांसदों ने इस मुद्दे को राष्ट्रपति के सामने उठाने की बात भी कही, ताकि वो इस बिल को मंजूर न करें। राष्ट्रपति जी से ये 15, 16, 17 पार्टी रिक्वेस्ट कर रही है कि आप इस बिल को स्वीकृति मत दीजिए, इसे आप वापस सरकार को भेजें। कांग्रेस और कई पार्टियों के मुताबिक सरकार ने कृषि बिलों पर विपक्ष के सुझावों को नहीं माना। यही वजह रही कि इन सभी पार्टियों के सांसदों ने आगे की रणनीति बनानी शुरू कर दी और मार्च से पहले सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद से उनके कमरे में मुलाकात